अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों 2 बातें जो मैं वैसे तो इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, बट 2 बातें जो मैं शुरू में आपसे कहना चाहता हूँ ना, पाकिस्तान और इमरान खान, ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। ये बात अब कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान और इमरान खान दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। इमरान खान की कामयाबी ये है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे पाकिस्तान एज़ अ रियासत डिफ़ॉल्ट कर जाए, लोग सड़कों पर निकल आएँ, लूट-मार शुरू हो जाए, सियासतदानों के घरों को आग लगा दी जाए। ये इमरान खान की कामयाबी है। इसके अलावा इमरान खान किसी सूरत में इक़्तिदार में नहीं आ सकते। इमरान खान को इक़्तिदार में आने के लिए इस पूरे मुल्क को आग लगानी पड़ेगी, पूरे मुल्क की इकॉनमी तबाह करनी पड़ेगी, पूरे मुल्क के बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाएँ, मुल्क में पेट्रोल, तेल, गैस बिल्कुल ज़हीरा ना हो। जो दूसरे ममालिक हमसे पैसे लेने वाले हैं, जिनसे हमने कर्ज़ा लिया है, वो अपने फ़ौजों के साथ इस मुल्क पर चढ़ाई कर दें और इस मुल्क को लूटना शुरू कर दें। ये है इमरान खान की कामयाबी। फिर इमरान खान सामने आएगा, वो तकरीर करेगा, कौम यूथ को बताया था। मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग नाकाम हैं, मुल्क तबाह कर देंगे। क्योंकि अब इन लोगों ने मुल्क तबाह कर दिया है, इसलिए अब मेरी बारी है, मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा। क्योंकि वोटों से ना वो पहले वज़ीर-ए-आज़म बना था, ना वो अब बन सकता है। कारकर्दगी उसकी ना पहले थी, ना वो कुछ अब कर सकता है। मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आएगा, तो वो किस चीज़ पर हुक्मरानी करेगा? 3 साढ़े 3 साल में उसके और उसके वज़ीरों ने क्या ऐसा काम किया था जो आने वाले वक़्तों में करेंगे? मैंने अपने पिछले भी व्लॉग में ये बात की थी कि इमरान खान ना पहले कुछ कर सका, ना अब कुछ कर पाएगा। हाँ, अब अगर वो इक़्तिदार में आ गया या उसको इक़्तिदार में लाने वाले ले आए, क्योंकि उसके पीछे पहले कहते हैं भूतों वाले थे, अब कहते हैं काले कोटों वाले हैं और अब वो अगर उसको इक़्तिदार में ले आए, तो सिवाय इन सियासतदानों को फांसियाँ लगाने के इमरान खान कुछ नहीं करेगा। अभी चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। दोस्तों एक कारकुन की लाश से अज़ाइम पूरे नहीं हुए थे और वो मामला भी गले पड़ा, तो इमरान खान ने आज फिर लाहौर में रैली निकालने का फैसला किया है। लेकिन लाहौर में पीएसएल मैचेस मैराथन रेस के बायस जिली इंतजामिया ने इमरान खान को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। निगरान हुकूमत ये वाज़िया तौर पर कह चुकी है कि पीएसएल मैच की वजह से हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। कल रात पीटीआई के लोगों ने कहा कि आप रैली का वक़्त बदल लें, लेकिन वो बज़िद थे क्योंकि चाहते तो वो तसादम है। मजबूरन हुकूमत को रात लाहौर में दफ़ा 144 का नफाज करना पड़ा, क्योंकि पीटीआई ज़मान पार्क में तैयारी करके बैठी है कि गुंडे इकट्ठे किए हुए हैं। दोस्तों, जहां तक गुंडे इकट्ठे करने की बात है, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लफ्ज जब हम केपी के इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है मेरे दोस्तों को बुरा लगता हो, वो इस बात पे इतराज करते हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि केपी के से ही गुंडे गुंडे भी इस तरह के जो जराइम पेशा है, जो कि केपी के लोगों के लिए वहां पर भी तकलीफ का बायस है, जो वहां के लोकल लोगों को, केपीके के लोगों को भी तकलीफ देते हैं, लूटते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, वही वर्सन जो है वहां से उठाकर इमरान खान के यहाँ पर बनीगाला में बिठाया गया है। हो सकता है कि वहां के लोगों को कुछ सुकून मिल गया हो, लेकिन लाहौर के लोगों को जो कुछ किया जा रहा है, जो उनके साथ किया जा रहा है, वो आपके सामने है। ये जो जुल्ले शाह का कत्ल है, आप देख लीजिएगा, एक दिन इसके पीछे भी केपीके के वो लाए हुए किराए के गुंडे, वो जराइम पेशा अनासर, जिनको वो बालों वाली सरकार, शहद वाली सरकार, अली अमीन गंडापुर, वो ऑडियो कॉल तो आपने सुनी होगी ना, वो जो वहां से भेजते हैं कि लाहौर जाओ, 200 बंदे ले जाओ और वहां जाके करना क्या। जुल्ले शाह को वो जो मारने की वीडियो है, वो मेरे ख्याल में आप लोगों ने बार बार देखी है, मैं अपनी स्क्रीन पे वो दिखा नहीं सकता वायलेंस की वजह से। वो सारा कुछ यही करने कराने वाले हैं। तो इसलिए हुकूमत को डर है कि ये जो गुंडे इकट्ठे किए हुए हैं, वो यहाँ पे मसले मसाइल पैदा करेंगे। हुकूमत ने रात को रेंजर्स तैनात कर दी थी। इसके अलावा ज़मान पार्क जाने वाले रास्ते भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिए थे, ताकि लोग इकट्ठे ना हो सके। दूसरी तरफ पीटीआई जिद पर अड़ी हुई है, हर सूरत में रैली निकालना चाहते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि इमरान खान कब तक हमारे नौजवानों की जिंदगियां खतरे में डालकर खुद ज़मान पार्क में छुपा बैठा रहेगा। इस वक्त मुल्क की तरक्की और मसाइल का हल सिर्फ एक ही है, इमरान खान को जेल में डालें और कम अज कम कुछ साल के लिए अंदर रखें, और इसकी आवाज कुछ साल के लिए जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत ठीक करने का कोई हल नहीं है। जब मईशत ठीक होने लगती है, इमरान खान रुकावट डालता है, इंतशार फैलाना शुरू कर देता है। कारकुनों की लाश पर सियासत करने वाले के किरदार पर बात करें, तो 2014 में पीटीआई का एक कारकुन कत्ल हुआ था, जिसका इल्जाम नून लीग पर लगा दिया था। इसके भाई ने कल अहम इंकशाफ किए हैं।
कहा अगर आज जुडिशनल कमीशन बनाया जाए तो जिम्मेदारान फरह हबीब समेत पीटीआई के लोग निकलेंगे। ये पूरा एक गैंग है और ये बहुत संगीन किस्म के इंकशाफ है। मैं चाहूंगा कि पहले आपको वो क्लिप सुनाऊं और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। कि मेरे भाई को रात ले जाएगा, को बड़ा जज्बाती कारकुन था जिले शाह की तरह। मैं ये कहता हूँ कि उनको नून लीग ने कत्ल नहीं किया। मेरे ख्याल से मुझे बताया गया, मैं ब्रीफ किया गया, हमारा वक्त गुजर गया, अब कहने की जरूरत नहीं है, यह बात नहीं बनती। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब भी अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो फरह हबीब, वारिस अजीज और नबील अरशद ये तीनों कत्ल में जिम्मेदार निकलेंगे। बल्कि ये मैं नहीं कहता कि नून लीग ने कत्ल किया है, क्योंकि इल्जाम उनके ऊपर था, FIR उनके ऊपर थी, 72 बंदे उसके अंदर नॉमिनेट थे, जिसमें आबशीर अली, राना सनाउल्ला और DCO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद, और इसके अंदर बहुत सारे पुलिस अफसरान थे, इसके अलावा बहुत सारे बंदे थे। लेकिन जो मुझे बताया गया, जो मुझे ब्रीफ किया गया अंदर खाते बात के अंदर, तो उस वक्त हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि हम सोच सकते किसी बात के ऊपर। लेकिन जो मुझे पता लगा उसमें शामिल थे ये लोग, इल्जाम उनके ऊपर लगा, लेकिन कत्ल जो है ना वो फरह हबीब, नबील अरशद और वारिस अजीज के गैंग ने किया था। इनके अंदर कोई ऐसा गैंग मौजूद था जिनके पास असला था और उन्होंने एक जज्बात का बच्चे का फायदा उठा के बहुत बड़ा इल्जाम है ये। इस इल्जाम का मैं देखें बात मैं अगले कल वाले वीलॉग में भी कह चुका हूं कि जुर्म करने वाले को सजा ना देने वाले उस जुर्म करने वाले से बड़े मुजरम है इस मुल्क में। और यही हो रहा है इस वक्त। ना इमरान खान को सजा मिल रही है, ना इमरान खान के साथ बैठे हुए, इमरान खान के राइट लेफ्ट पे खड़े हुए लोगों को सजा मिल रही है। चाहे वो यास्मीन राशिद हो, चाहे वो फरह हबीब हो, चाहे अली मीन गंडापुर हो, चाहे असद उमर हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, जो जुर्म करते हैं उनको सिर्फ इसलिए सजा नहीं मिल रही क्योंकि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और एक वाहिद शख्स जो गुंडे की तरह पूरी रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है, हम उसके सामने कुछ नहीं कर रहे। तो मुजरम तो हम भी हैं ना। मुजरम तो बैठे हुए इस हुकूमत में वो लोग भी हैं जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या क्या हो जाएगा, क्या क़यामत आ जाएगी, कितने लोग मर जाएंगे, 50, 100, 1000, 10,000? इमरान खान यही कहता था कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। इमरान खान के साथी कहते थे 5,000 लोगों को लटका दो, 5,000 लोगों को फांसी लगा दो ये मुल्क ठीक करने के लिए। लेकिन यहां पे तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप जब रेंजर लेके, आप जब पुलिस लेके ज़मान पार्क जाएंगे, आपको रास्ते में कोई नजर नहीं आएगा। आपने 2 दिन पहले वहां पर वाटर कैन से जो किया है, जो मुंतशिर किया है, कौन सी क़यामत आई है? क्या वो मौका नहीं था जब सब कारकुन अपने घरों को भाग गए थे, जाके चूहे को बिल से निकाल लेते, उठाकर मच की जेल में डाल दे, पूरे मुल्क में अमन सुकून हो जाएगा? क्या मीडिया पर पाबंदी लगाने के साथ साथ जजों के, उन अदालतों के जजों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? उनके खिलाफ जुडिशनल क्यों नहीं लेके आते जो हर 1 मिनट के बाद सोते, जागते, उठते, बैठते इमरान खान के हक में फैसले दे रहे हैं, जो कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जो इमरान खान को घर बैठे हुए जमानत दे देते हैं, जो इमरान खान को कहते हैं कि वीडियो लिंक पर आ जाओ और हमें वहां पर अपनी शक्ल दिखा दो और फिर जो मर्जी करते रहो। इस मुल्क से आगे कुछ नहीं है। ना कोई जज इस मुल्क से आगे है, ना कोई जर्नैल इस मुल्क से आगे है, और ना इस मुल्क से आगे एक वाहिद फर्द इमरान खान है। सजा देनी पड़ेगी। देखिए यहां पर ये जो इल्जाम लग रहा है, इस इल्जाम पर अगर फर्ज किया है कोई कुछ नहीं करता तो फिर हमने किससे दाद रसी करनी है, किससे हमने कहना? वो कह रहा है कि मेरे भाई के कातिल आज जुडिशनल बना ले, मेरे भाई के कातिल फरह हबीब और एक गैंग निकलेगा। फरह हबीब ने बाकायदा एक गैंग बनाया हुआ उस वक्त 2014 में, क्योंकि हम भी जज्बाती थे, मेरा भाई भी जज्बाती था, और उसके जज्बात का फायदा उठाकर पीटीआई ने खुद मेरे भाई को, पीटीआई के कारकुन को कत्ल कर दिया और इल्जाम लगा दिया राना सनाउल्लाह और दूसरे लोगों पर। ये वो कह रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आज भी जुडिशनल बनेगा, आज भी उसकी इंक्वायरी होगी तो कत्ल फरह हबीब के जुम्मे निकलेगा। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। लेकिन कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? हम आज भी हुकूमत में बैठकर भी कह रहे हैं कि अदारों को ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। जिम्मेदारी तो मौजूदा हुकूमत की है ना। जिस तरह नकवी साहब सामने आए हैं, मोहसिन नकवी साहब ने बड़े दलेराना और बहादुराना तरीके से कहा है कि मैं प्रेशराइज नहीं होऊंगा, जो करना है कर लो, मैं इस्तीफा देके घर चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। ये रवैया इख्तियार करना पड़ेगा और साथ में एक्शन भी करना पड़ेगा। एक और क्लिप है, मैं वो भी सुनाता हूं कि जुल्ले शाह की जो शहादत है, उसको वो अपने भाई से कैसे लिंक कर रहे हैं कि जब इनको लाश मिलती है तो ये कैसे कैसे वादे करते हैं, ये कैसी कैसी चीजें कहते हैं, और लेकिन बाद में कोई किसी को मुंह नहीं लगाता। और प्लस ये सियासतदान पीटीआई के करते क्या हैं अपने वर्करों के साथ, वो भी सुनिए इसमें।
बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि किसी भी पार्टी से कोई भी ताल्लुक रखता हो, लेकिन वो है तमाम के तमाम पाकिस्तानी, और जब पार्टी इसके लिए जाने देते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी मिसाल और बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। सर, जब तक कि पीटीआई का धरना चलता रहा, याद है मुझे, खान साहब हर जगह हक नवाज का नाम इस्तेमाल करते थे, हर जगह बात की जाती थी कि बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हक नवाज ने, और ये इसकी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। जब ये सारी चीजें खत्म हो गई, जब ये धरना वगैरह खत्म हो गया, उसके बाद किसी किस्म का कोई राब्ता वगैरह हुआ आप लोगों के साथ? बल्कि होना क्या था, बरकरार रहा राब्ता? देखें, जिले शाह के जो वालिद साहब है ना, वो रोएंगे पीटेंगे, उनको कुछ कुछ जाके तसलियाँ देंगे, उनको उनके साथ वादे किए जाएंगे, उनको उभारा जाएगा किसी काम के ऊपर, लेकिन ये उनकी बड़ी भूल है कि उनके साथ कोई मदद की जाएगी। हत्ता कि मैं ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हक नवाज शहीद को जो पीटीआई का लॉकडाउन के अंदर पहले शहीद है, और ये पहले कुर्बानी थी पीटीआई के लिए, उसके घर को आज तक गालियां दी जा रही हैं इस बात के ऊपर कि पता नहीं वो बिक गए। मुझे एक बात बताएं, ये जिले शाह के वालिद साहब से जाके पूछें कि वो अपने बेटे को बेचने के लिए तैयार है? मुझे बताएं वो कितने में बिकने के लिए तैयार है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये बाद में जो ब्लेंडर होते हैं ना, ये पहले फायदा उठा लेते हैं, पोलिटिकल बेनिफिट उठा लेते हैं, बाद में ये तयशुदा चीजें होती हैं कि बाद में उनके खानदान को कोई पूछने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जिसकी वजह से हम पार्टी को मदद, हालांकि मुझे जो रकम दी थी वो तो मैंने सारी की सारी, आप समझ में, शौकत खाने में जमा करवाई मैंने वो रकम। वो असद कैसर था, वो 2 नौकरियां थी उसकी और 5 लाख रुपया था, वो भी मैंने उनको वापस किया। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है, मैं ये बताना चाहता हूँ, और ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप ऐसा ये इसका अगला हिस्सा है, लेकिन पहले इस हिस्से पे बात कर लें कि वो कह रहा है कि हमें ये ताने दिए जाते हैं कि हम बिक गए हैं, हमें खरीद लिया गया है, हमारे शहीद का खून जो पीटीआई की खातिर बहा, बल्कि पीटीआई वालों ने उसे कत्ल किया और इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमें ये कहा जाता है कि हम लोग बिक गए हैं, हम लोग खामोश हो गए हैं। क्या कोई अपने मरे हुए बेटे को बेच सकता है? ये भाई कह रहा है। ये क्या कोई अपने मरे हुए भाई को बेच सकता है? ये उसके भाई कह रहे हैं। ये उसकी माँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि माँ ने अपना मरा हुआ बेटा, शहीद हुआ हुआ बेटा, जो कि पीटीआई ने खुद ही किया और अपने हक में इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं होता। क्या वो कह रहे हैं कि आज जुल्ले शाह के वालिद ये कहकर पीटीआई के साथ हमेशा के लिए खड़े हो जाएंगे? एक्चुअली इनको क्या चाहिए? इमरान खान का याद है आपको, जब वो ज़ैनब बीबी जो छोटी बच्ची थी एक, जो कसूर में वाक़या हुआ था, उस वक़्त इमरान खान सबसे पहली सफ में जाके खड़ा हो गया था। अली मोहम्मद, वो जो दुरूद शरीफ पढ़कर, वो वाहिद इंसान है जो पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है और बाद में झूठ बोलता है, वो वहां पर जाकर इंसाफ ढूंढने आ गया था। लेकिन उसके अपने सूबे केपीके में रोज ऐसे हादसे होते हैं, आज तक इंसाफ नहीं दे सका था। ये गिद्धे हैं, ये गिद्धे हैं, सच में गिद्धे हैं। इनको लाश चाहिए, इनको खून चाहिए, इनको बेचने के लिए कुछ भी मिले ये बेचेंगे। ये ये जो जो मुर्गियां, नहीं वो कहते कि शवारमा बिक रहा है और उसमें हराम मुर्गियां डाली गई हैं, मरी भी डाली मुर्गियों का, ये वो लोग हैं जो मरे हुए लोगों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो इमरान खान साहब है। वो कह रहे हैं कि हम पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है, एक हमारा भाई शहीद किया गया, इन्हीं ने मारा और अब इल्जाम लगाया गया, हम लोग बिक गए। और जहां तक नौकरियों की बात है देने की या वर्करों को नवाजने की, वो भी सुनने जरा। करें। आप किसी भी तरीके से असद कैसर को ऑनलाइन लें और मेरे साथ उनकी बात करवाएं, तो मैं ऑन द रिकॉर्ड ये कहूंगा कि उन्हें जो 2 नौकरी की बात की थी, वो मैंने 2 लड़कों गरीब को दी थी। क्या उनको नौकरी दे दी गई? हत्या के उनको जलील किया गया, उनको रसवा किया गया, और उनको एक नौकरी छोड़ के उनको धक्के देके वहां से निकाला गया। ये पीढ़ी के किसी कारकुन को, जो लो स्टैंडर्ड के जो कारकुन है, जो मिडिल लोअर कारकुन है, किसी को पता नहीं है पोलिटिकल वर्कर को कि उनके साथ हुआ क्या है। असद कैसर साहब ने उनको ये कहकर भेजा घरों वापस कि हम लोग जो दावे करते हैं और जो ऐलानात करते हैं, उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ असद कैसर साहब को, ऑन द रिकॉर्ड लाइन पे लें उनको। वो कह रहे हैं जी कि जो जो लो मिडिल क्लास के वर्कर होते हैं उनके साथ जो किया जाता है वो भी सामने। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने, असद कैसर साहब ने मेरे सामने कहा कि ये खाली हम वादे वूदे करते हैं, नौकरी शौकरी देनी कोई नहीं होती, किसी की मदद कोई नहीं होती, तो जज्बाती कारकुनों को कुछ सीखना चाहिए। जो जो 2014 में फैसलाबाद में नौजवान शहीद हुआ था, उसके भाई की बातों में बहुत कुछ सीखने के लिए है। ये जो आज अंधा, देखें, आप अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, अब जो कर रहे हैं करें, और साथ में आप अपनी पार्टी से मोहब्बत करें, अपने कायद से मोहब्बत करें। वो कोई भी पार्टी हो, वो कोई भी कायद हो, उस पार्टी का कोई भी रहनुमा हो, लेकिन आप अपना ख्याल खुद रखें। आप इतने जज्बाती ना हो जाएं कि 24-24 घंटे वहीं पे पड़े रहें, तो 15-15 घंटे वहीं पे खड़े रहें। और अगर ऐसा है तो कम से कम अपने घर वालों का ख्याल करें, क्योंकि ये लोगों ने आपके लिए जो करना है वो आपके सामने है। खास तौर पर पीटीआई, जो कि एक जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ है, इमरान खान जैसे क्रिमिनल इंसान की मौजूदगी में, क्यादत में, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, मैं शुरू में जब ये यास्मीन राशिद साहबा का नाम आया ना, तो वो इसके साथ डॉक्टर लगता था, अपना अस्पताल था, बड़ी एक जॉब करती थी,
वैसे तो इसके बड़े किस्से कहानियां हैं शुरू से। कभी सियासी तौर पे ये कोई इलेक्शन नहीं जीती, ना नवाज शरीफ के खिलाफ, ना बेगम कुलसूम नवाज साहब के खिलाफ, और शायद आने वाले इलेक्शन में भी कभी ये जीत ना सके। लेकिन इसका जो किरदार है, आने आते हर गुजरते दिन के साथ इसकी शक्ल उल्टी उल्टी बनाकर सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि ऐसी इसकी अजीब अजीब शक्लें बनाकर जो है वो बताई जा रही हैं, चुड़ैल और कलेजा चुबाने वाली और पता नहीं क्या क्या। लेकिन बिलीव करें, ये सच में ऐसी लगती है। ऐसी औरत मैंने जिंदगी में, इसको पता है क्या हाय पड़ेंगी। मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं। वो जो एक क्लिप आया था ना, वे जो बच्ची को कह रही थी, वो कह रही थी कि नहीं यहाँ पे लेडीज बैठती हैं और उनको देख के मर्द ज्यादा आते हैं, और लेडीज यहाँ पे आके धंधे करती हैं, तो ये कहती धंधे करने दो, अगर इनके धंधों से यहाँ पे रश बढ़ता है तो बढ़ने दो। हमने कोई फौज थोड़ी भर्ती की है, डिसिप्लिन थोड़ी किया है। लेडीज आती हैं, अपनी मर्जी से आती हैं, बैठती हैं, लड़के उनको देखते हैं, खेलते हैं, दूसरे साइड पे लेके जाते हैं, जो गंद बिला करते हैं करने दे। लेकिन इमरान खान के घर के बाहर रौनक लगी रहनी चाहिए। पहले जरा क्लिप सुने। ये खुद मान रही हैं कि इनको पहले से पता था कि जुल्ले शाह को पीटीआई की गाड़ी की टक्कर से हलाक हुआ है। बाकी स्टोरियां बाद है, लेकिन जो ये पॉइंट है पहले ये सुन ले, उसके बाद इस पे बात करते हैं। पता चल गया था कि राजा शकील का ये काला डाला है और उनके ड्राइवर और उनके गार्ड ने उठा के इनको अस्पताल पहुंचाया था। तो इस हवाले से आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बात की? तो क्या मुझे डिटेल बतानी चाहिए थी? मुझे डिटेल बतानी चाहिए थी। व्हेन आई हैड नॉट सीन इट। ये खबीस औरत जो है इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी और बात कर रही थी पोस्टमार्टम पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर पोस्टमार्टम पर बात कर कर एक एक चीज की डिटेल बता रही थी। लेकिन वो कह रही क्या कि मुझे जो राजा साहब ने बताया था कि मेरी गाड़ी की टक्कर से बच्चा हलाक हुआ है, इसकी मुझे डिटेल बतानी चाहिए थी। ऐसी हरामजादी औरत है ये। माजरत के साथ अगर ये लफ्ज बुरे हैं तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपका वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने आपको तफसील बताई, लेकिन आपने मीडिया को नहीं बताया कि उन्हीं के डाले में, क्योंकि 2 दिन से तो ये सोशल मीडिया पे तस्वीर आ रही है, कौन लोग थे जो सर्विसेज अस्पताल इसको लेकर आए और आपको पता था ये बात? आपका ख्याल है मैं बैठ कर सोशल मीडिया देखती रहती हूँ? भाई मेरे, मैंने कहा रात में मुझे आया पोस्टमार्टम, दूसरे दिन मैं दोपहर को आके, मेरे पास और बहुत सारे काम होते हैं, आई हार्डली लुक एट माई सोशल मीडिया। ये दूसरे दिन तो मैं जनाजे पे उस बच्चे के जा रही थी, तो मुझे कहने लगा कि वो वीगो डाला जो था वो ये मेरा है। वजह ये है कि वो जो क्या कहते हैं ड्राइवर और वो जो चौकीदार, वो जो भी उसका कार्ड होगा, उन्होंने इसको साइड पे पड़ा हुआ देखा एंड ही पिक्ड हिम अप। When they came off, ये क्या है, मियां मीर ब्रिज, तो ये लेफ्ट साइड पे जमीन पे पड़ा हुआ था और 2-3 मोटरसाइकिल्स भी पास कर ली। दिस इज द इंफॉर्मेशन आई गॉट। इतनी इंफॉर्मेशन इसके पास है कि ये मियां मीर जो बाईपास है उसके साइड पे लाश पड़ी थी, 2 बंदे मोटरसाइकिल खड़े थे, वीगो डाला पीटीआई के बंदे का। क्या कोइंसिडेंट है कि पीटीआई वाले का बंदे का गुजर रहा था और उसी ने डालकर वहां पे ले गए। इतनी इंफॉर्मेशन थी इसको, लेकिन किसी मीडिया से शेयर नहीं की, किसी मीटिंग में इसने नहीं बताया, किसी चैनल को फोन करके इंटरव्यू नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं की, और कह रही है कि मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं सोशल मीडिया देखती नहीं, मुझे किसी बात का पता नहीं था। और दूसरी तरफ क्या कर रही थी, सुन ले जरा। इतना झूठ इन्होंने बोला। ना मैंने किसी की मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई, ना मैंने किसी की बात करवाई। देखें, ये जो चीजें हैं ना, ये अल्लाह ताला की जात जो है ना, ये इसी चीजों की मार पड़ेगी इस औरत को। इस औरत की शक्ल याद रखें, इस औरत के करतूत याद रखें। औरतें तक अगर सप्लाई हो रही हैं और इमरान खान के घर के बाहर रौनक लगी हुई है तो औरतें सप्लाई करते जाओ। अगर वहां पे धंधा हो रहा है लेकिन इमरान खान के घर के बाहर रौनक लगी हुई है तो धंधा होने दो। किसी की बच्ची वहां पर बर्बाद हो रही है तो होने दो, क्योंकि इमरान खान के घर के बाहर रौनक लगी हुई है। और आज जुल्ले शाह जो पिछले 3 महीने से या 1.5 महीने से वहां पर आकर पागलों की तरह नाचता था, जिसकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दो, किसी ने मुलाकात नहीं करवाई। फिर उसको मार कर मौजूदा हुकूमत के जुम्मे डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब ने खिताब किए, इमरान खान साहब ने पता नहीं क्या क्या कहा, और इस खबीस औरत ने साथ में बैठकर पूरा पूरा इमरान खान का साथ दिया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यह कहा गया कि इसको इतने जख्म लगे हैं, इतना मारा गया है, लेकिन यह नहीं बताया कि ये हमारे ही एक पार्टी के रहनुमा की गाड़ी से टकरा कर मरा है। ये कहीं नहीं बताया, लेकिन पता था, अभी मान रही है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि जुर्म जो करता है उसको जो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो जुर्म करने वाले को सजा नहीं दे रहे, खुदारा वो भी सोचे कुछ। इससे बड़ी मुजरम और इस हुकूमत में कोई और हो सकती है इस अपोजिशन से? ये जो यास्मीन राशिद साहिबा का किरदार हर दूसरे दिन के साथ खुलकर हमारे सामने आ रहा है, इससे बड़ा कोई जुर्म हो सकता है? कोई पकड़ने वाला नहीं है। मैं आपसे भी इल्तमास करूंगा दोस्तों, इसमें कमेंट्स करें।
अगर हो सके तो इस वीलॉग के क्लिप्स जो है निकाल लें, या आपको सोशल मीडिया से मिल जाएंगे, यूट्यूब से ट्वीट करें। यास्मीन राशिद को सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए, इमरान खान की गिरफ्तारी बाद में होनी चाहिए। जो इस औरत का रोल और किरदार है इस वक्त मौजूदा दौर में, खास तौर पर मेरे ख्याल में जो जो अब ये जो वालिद साहब है ना जुल्ले शाह के, वो कह चुके हैं, क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं है, लेकिन अब जुल्ले शाह के वालिद साहब को पर्चा करवाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। उसको पता लग गया है कि किसकी गाड़ी थी, इमरान खान के एक मेंबर की। किसको सबसे पहले बताया था? जो इमरान खान की सबसे करीबी वजीर रही है, साबिक जो रही है। तो ये तमाम चीजें आने के बाद मेरे ख्याल में कम से कम जुल्ले शाह के वालिद के लिए पर्चा कराना तो काफी आसान हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। बड़ी दुख और तकलीफ वाली ये कहानी है जो इमरान खान के गिर्द घूमती है, लेकिन क्या करें, शायद हमारे ही अमालों की सजा जो हमें मिल रही है।